हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, अजय प्रताप सिंह, एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिनकी रैंक 185 आई थी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑल्सो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू इन आवर ऑफिस। सो हम जो है आज की शुरुआत सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से ही करना चाहते हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। मैम, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है और अभी जो हाल ही में यूपीएससी पीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ था ईओएओ का, उसमें ऑल इंडिया रैंक 185 मैंने सिक्योर किया है। और उससे पहले जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक किया है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि एक यूपीटीयू का कॉलेज है, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने कुछ टाइम एचसीएल में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब की है। उसके बाद फिर मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। Then eventually I started preparing for civil services and then I ended up here. Okay, that's great. तो आपने कब सोचा कि आपको EPFO EO देना चाहिए और कब आपको ये लगा कि you should prepare for this? Actually मैम, ये एक नॉन रेगुलर एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे और एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है तो वो यूपीएससी हर साल कंडक्ट कराता है। तो ये वाला जो EPFO का जो एग्जामिनेशन है, ये 3, 4, 5, 6 साल में एक बार ही आता है। तो जब ये एग्ज़ाम आया था तो मैं उस टाइम पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ये वाले एग्ज़ाम का और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, कुछ एडिशनल पार्ट है। तो और ये वनडे एग्ज़ाम है और आपको अपॉर्चुनिटी देता है एक वाइडर लेवल पे सर्व करने की सोसाइटी को। तो फिर मैंने सोचा कि उधर जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो तो आपको मेंस लिखना होता है, फिर वो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पर आप वनडे एग्ज़ाम को क्रैक करके और एक अच्छी जॉब अचीव कर सकते हैं। तो देन आई थॉट कि मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो डेडिकेटेडली मैंने 3-4 महीने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था। दैट्स वेरी नाइस। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हम लोग बिगनर्स हैं, हम लोग फ्रेशर्स हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे EPFO या नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है हमें। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम एक्चुअली मैं भी बिगिनर ही था। मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। तो जीएस वाला जो पोर्शन है या फिर जो सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, अकाउंटिंग वाला पोर्शन है, ये सारा कुछ मेरे लिए नया था। सिर्फ बात करें तो जो इंग्लिश वाला पोर्शन था और क्वांट वाला पोर्शन था, उससे मैं थोड़ा सा ये था कि मुझे ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो जीएस वाला पोर्शन था, जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था तो वो पोर्शन थोड़ा सा मेरा अच्छे से प्रिपेयर था। तो जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप जो जीएस वाला पोर्शन है उसके लिए आप NCERTs पढ़ें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। जो एक पार्ट है वो है आपका अकाउंट, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपका जीएस का और उसमें आप इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको भी ऐड करें। और एक कंप्यूटर आता है शायद इसमें, आई एम नॉट रिकॉलिंग द सिलेबस वेरी वेल कि अभी क्या क्या है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस आता है और तीसरा पार्ट आता है आपका एप्टीट्यूड वाला और रीजनिंग वाला। तो आप किसी भी पोर्शन को ज़्यादा टाइम डिवोट ना करें, इक्वली टाइम डिवोट करें आप पोर्शन को, और जिस पोर्शन में आप वीक हैं उस पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करें। तो आप इजीली जो बेसिक्स हैं, जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है उसका मैंने बेसिक्स ही किया था NCERT से। और जब सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज की बात आती है तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं आपको, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज आपको इजीली अवेलेबल हैं, वो मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, किसी भी एक कोचिंग को आप फॉलो करें तो आप इजीली चीज़ों को लेकिन ये है कि ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें, कोई एक सोर्स को फॉलो करें और आप उसको फॉलो करके अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। जी, तो ये आपने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि अपने सोर्सेज कम रखें और उन्हीं को शायद ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हमें करना होता है, सोर्सेज हमें कम रखना होता है। और क्योंकि हमें बहुत सारे बैंकिंग एक्सपायरेंट्स देख रहे हैं, तो बैंकिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अक्सर उनका यही डाउट होता है कि हम बैंकिंग से बिलोंग करते हैं और इस एग्ज़ाम को एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बॉडी कंडक्ट करती है यूपीएससी, तो शायद उनको इस नाम से ही थोड़ा ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम शायद बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये अगला सवाल जो है उस हर एक बैंकिंग एक्सपायरेंट के लिए है जो बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहा है, क्या वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकता है, क्या उसको होना चाहिए? मैम, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली क्या है कि जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जो उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पोर्शन, और वो एक जीए वाला पोर्शन भी रहता है उधर। तो इधर वो जीएस पूछते हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं उनका नेचर सिमिलर रहता है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका वो वाला जो पोर्शन है क्वांट और इंग्लिश वाला पोर्शन वो ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप फोकस कर सकते हैं थोड़ा जीएस वाला जो पोर्शन है उस पर अच्छे से, और जो एडिशनल पोर्शन है अकाउंटिंग वाला उधर फोकस कर सकते हो आप इजीली 3-4-5 महीने में। अगर आप एक स्ट्रेटेजी अपनी प्रिपेयर करेंगे, किसी एक रिसोर्स को फॉलो करेंगे या कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उधर जाके आप कोई किसी से भी कोचिंग लेंगे, तो आप इजीली 3-4 महीने में चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप ये जो पोर्शन है इंग्लिश और क्वांट वाला जो पोर्शन है, इधर ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 120। तो अगर आप उधर 80 to 90% अच्छे से चीज़ें कर जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एज ले जाते हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड यू पीपल कैन डू इट। या बिल्कुल। और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो हम सब्जेक्ट वाइज एक बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करंट अफेयर के आपसे सोर्सेज पूछना चाहती हूँ, आपने क्या क्या फॉलो किया था? करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात आती है तो आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस में फॉलो करता था। और उसके बाद जब इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो कुछ जो ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन रहती है, वन वर्ड इन्फॉर्मेशन जो रहती है, उसके लिए मैंने बहुत सारे कोचिंग्स जो हैं वो कोर्सेज लॉन्च करते हैं, टॉप 250 क्वेश्चंस ऑफ दिस मंथ, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई वाज डूइंग, तो वो मैं उधर से कर रहा था। तो मंथली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स अगर हम करें तो प्रिटी मच हमारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा इससे। एंड व्हाट अबाउट क्वांट इंग्लिश, ये वाला पार्ट? क्वांट इंग्लिश वाला जो पार्ट है बेसिकली उसके लिए मैंने कोई सोर्स फॉलो किया नहीं था, बट इंग्लिश के लिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह ही है, तो मैंने उसे स्पेसिफिकली कोई रूल्स वगैरह मैंने ज़्यादा पढ़े नहीं। बट हाँ, जो एसएससी के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे वहाँ से मैंने एरर डिटेक्शन और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये कुछ चीज़ें होती हैं वो मैंने उधर से की थी। और क्वांट वाला पोर्शन है तो वो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग था, तो उधर मुझे इस वजह से एज मिल गया था। ओके। सो बेसिकली जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इन सेक्टर्स को, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। अब मैं जीएस पोर्शन की बात करती हूँ जहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री आता है, वहाँ उसके लिए आपके पास क्या क्या सोर्सेज थे? जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें बेसिकली आपको फोकस करना होगा सबसे ज़्यादा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। और बिपिन चंद्रा की एक बुक है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। तो और दूसरा इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह एक बुक आती है, मैंने उससे प्रिपरेशन की थी। और या फिर आप मृणाल, जो भी सोर्स आपको फिजिबल हो आप उधर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरा इंडियन पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत से मैंने चीज़ें की थी। बट हाँ, ऐसा है कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप सारी बुक्स को एंड टू एंड पढ़ें, तो इससे अच्छा ये है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करें, जो मैंने तीसरे वाले पोर्शन के लिए किया था। जो अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला पोर्शन है, उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो टेस्ट सीरीज़ हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ जो थी वो लगाई थी, उधर से स्टार्ट किया था। मैंने क्वेश्चंस किए थे, फिर मैंने क्वेश्चंस से नोट्स बनाए थे, क्योंकि आपको आपके सबकॉन्शियस में जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो वो एक इमेज बन जाती है कि हाँ ये टॉपिक था, ये क्वेश्चन मैंने किया था और ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। फिर आपके सॉल्यूशन जो होगा उस क्वेश्चन का, आप उधर से नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से, जो तीसरा पार्ट है, तो वैसे ही आप जीएस में भी कर सकते हैं। अगर आप जीएस वाले पोर्शन को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप इस पोर्शन में भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप एंड टू एंड बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर आप ऐसा लगता है आप बीच में छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन को कैरी नहीं कर पाते हैं। तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इस तरीके से जा सकते हैं। ओके, तो रिवर्स इंजीनियरिंग तो आपने बता दिया, बाकी आपने सोर्सेज, ये जो अकाउंटिंग, आईआर, सोशल सिक्योरिटीज, लेबर लॉज, इसके लिए सोर्सेज क्या क्या? अकाउंटिंग के लिए मृणाल पर जाएंगे आप, तो मैंने मृणाल पर एक उन्होंने पीडीएफ फाइल डाली हुई है, तो मैंने मृणाल से अकाउंटिंग वाला सारा पोर्शन पढ़ा था। बाकी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था 11th-12th की एनसीईआरटी अकाउंटिंग के लिए, तो उधर से नहीं पढ़ा था मैंने फिर पूरा। फिर मैं मृणाल पे गया था, उधर अच्छे से क्रिस्प साइनॉप्सिस टाइप दिया हुआ है उन्होंने। और बच्चों का अक्सर ये होता है, क्या ये फ्री है, ये फ्री में है, ये मृणाल फ्री है। हाँ, क्योंकि तो मैं एक लिंक आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस लिंक को बता सकते हैं बच्चों को, ये फ्री है।
तो अकाउंटिंग मैंने उधर से किया था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी वाला पोर्शन जो है वो मैंने ऑनलाइन, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, किसी भी एक कोचिंग को आप फॉलो कर सकते हैं, आप उधर से चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक नेचर के आते हैं। अगर आपने एक बारी गो थ्रू हो गए आप पूरे सिलेबस से, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उन सारे प्रिंसिपल्स और थ्योरीज में एक बारी गो थ्रू हो गए तो आप ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए या सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ। तो वो सारी चीज़ों को आप एक बारी उनका बेसिक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप इजीली चीज़ों को कर जाएंगे ये वाले पोर्शन में। और अगर बाकी सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, जैसे करंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इनमें से कितना डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं? आप कह सकते हैं कि कुछ स्टेट पीसीएस, जैसा आपने यूपी पीसीएस अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखें, या फिर आप जो हमारा एग्जाम हुआ है 2017 का एग्जाम जो हुआ है ईपीएफओ वाला, उस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एनालिटिकल होते हैं। तो वैसा तो नहीं है जैसा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होता है, उससे जो लेवल है वो थोड़ा कम है। इट इज़ लाइक सीएपीएफ एग्जामिनेशन, अगर आपने देखा हो तो वैसा सा कुछ है। तो इजीली मतलब आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको कवर करें, या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को आप पकड़ें, उसको अच्छे से कवर करें तो आप चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आप नोट्स बनाते थे या फिर आप बुक में ही हाईलाइट करके पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते थे? नहीं, मैंने नोट्स बनाए थे, जीएस के तो नोट्स बनाए थे, मैंने साइनॉप्सिस टाइप बनाया था। मतलब पूरा तो नहीं लिखता था मैं, मतलब मेरा ऐसा था कि एक चैप्टर को मैं समराइज़ करके 1-2 पेजेस में पूरा कंप्लीट कर लेता था। तो मैं ऐसा करता था कि कोई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर मान लिया इंडियन इंडिपेंडेंस या गांधी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो उन सारी चीज़ों को मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखता था। तो फिर वो चीज़ों को फिर सारी रिकॉल करके एक डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता था। तो वैसे नोट्स मैंने बनाए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी बुक को लाइन बाय लाइन पूरा लिखा था, ऐसा नहीं है। नोट्स बनाए थे और इजी रहता है जब आप रिवाइज करते हैं तो आप बुक को नहीं पढ़ सकते पूरा, तो फिर वो एक एंजाइटी आ जाती है कि इतनी सारी बुक्स देखते हैं आप, तो वैसा नहीं। हाँ, नोट्स बनाए थे मैंने। और बाकी इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी, अकाउंटिंग और आईआर, सोशल सिक्योरिटी, इनके लिए भी नोट्स? हाँ, इनके लिए जैसा मैंने आपको बताया, मैंने क्वेश्चन से नोट्स बनाए थे। मैंने इनके लिए स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं मैंने उनको नहीं पढ़ा था। हाँ, मैंने अकाउंटिंग जो थी उसको मैंने पढ़ा था पूरा, 1-2 बारी मैंने पढ़ा है। मृणाल सर की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाओगे तो पीडीएफ जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने वहाँ से पढ़ा था। बाकी और जो टॉपिक्स हैं इनके लिए मैंने क्वेश्चंस के थ्रू नोट्स बनाए थे। ओके, तो ये तो हमारी हो गई प्रिटी मच प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। अब बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि कितने एक मिनिमम अटेम्प्ट होता है, जो एक सेफ अटेम्प्ट हम जिसको बोल सकते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? उसके लिए मतलब हर किसी एस्पायरेंट की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट हो सकती है, डिफर कर सकती है। बट मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ थी और एक ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज़ खरीद के लाया था। तो आप एक विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप पहले तो जो क्वेश्चंस आपको 100% श्योर हैं उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैं 2-3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस या एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं गैस लगा रहा हूँ। तो जहाँ पर आप गैस करते हैं फिर आप ये देखिए कि अगर मैं 80% क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे मार्क्स 60% आ रहे हैं। फिर अगर मैं 90% क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आप अगर क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आप बढ़ाते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो आप एक विंडो वो सेलेक्ट कर लीजिए कि इतना मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो वो आप 15, 20, 30 टेस्ट देकर ही चीज़ें कर पाओगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप वो एक विंडो सेलेक्ट करिए और उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए। जैसे कि आउट ऑफ 120 जो मैंने सोचा था, मेरा ये था कि मैं अगर 80 क्वेश्चंस आफ्टर नेगेटिव मार्किंग मैं सही कर पाता हूँ तो आई एम इन, मैंने ये सोचा था। और मेरा ऑलमोस्ट 83-84 क्वेश्चंस ठीक थे। और टेस्ट सीरीज में आई वाज एबल टू गेट 75-78 अराउंड 80 करेक्ट क्वेश्चंस। तो ऐसा था। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं मॉक पेपर्स में कि हमें कितना करना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, क्या कुछ एरियाज हैं। सो जितना मॉक पेपर्स हम लगाएंगे उतना बेटर होगा। ओके, सो बहुत सारे आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे और तब इस एग्ज़ाम को जो है देने का सोच रहे होंगे। तो सर, एग्ज़ाम के साथ साथ, प्रिपरेशन के साथ साथ जो जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या सजेशन होगा प्लीज़? देखिए, अगर कोई भी इनमें से एक पोर्शन है या 2 पोर्शन है आपके पहले से प्रिपेयर हैं या नहीं भी हैं तो भी आप इजीली सुबह मॉर्निंग में आप मतलब टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर ले जा रहे हैं और आप रेगुलर बेसिस पे 4-5-6 महीने जो बचे हुए हैं एग्जाम में,
या तो सितंबर या अक्टूबर जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो ये 5-6 महीने जो बचे हैं उसमें आप अच्छे से टाइम मैनेज करके और जो पोर्शंस आपके वीक हैं उधर अच्छे से टाइम डिवोट कर पाते हैं, तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप जॉब के साथ भी इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। ओके, तो अभी हमारे पास कुछ 4 महीने के आसपास एग्ज़ाम का अगर हम लगा के चले, वैसे तो डेट्स नहीं स्पेसिफाई हुई हैं, बट अगर हम एक आइडिया लगा कर चले कि 4 महीने के आसपास हमारे पास है, तो 4 महीने में क्या आप सजेस्ट करोगे कि एक सही स्ट्रैटेजी होगी जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो सके? स्ट्रेटजी ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सा इशू है कि जो हर एस्पायरेंट है उसका स्ट्रॉन्ग एरिया कुछ डिफरेंट है, उसका कुछ वीक एरिया डिफरेंट है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और आपका जो वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करें, आप सिलेबस को अच्छे से देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करें, और जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वनडे एग्जामिनेशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो क्वेश्चंस लगाएं और उधर से अपने आप को एनालाइज करें। सिर्फ टेस्ट सीरीज इस वजह से ना लगाएं कि हाँ मुझे क्वेश्चंस करने हैं, आप उधर से एनालिसिस करें, जो आपका वीक एरिया है उधर काम करें, तो आप आसानी से ये 3-4 महीने में एक्सेल कर सकते हैं और जिस तरफ टेबल पे मैं बैठा हूँ कल को आप बैठ सकते हैं। That's great, that's great. तो अब मैं इंटरव्यू पर बढ़ूँ उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा उनका मोटिवेशन कम हो जाता है, वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत प्रेशर ले लेते हैं। तो उसके लिए आप कैसे मैनेज करते थे, अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे या मोटिवेटेड कैसे रहते थे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन जो है यही ज़िंदगी नहीं है जी। लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस। बिल्कुल। तो मतलब एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें, और फिर पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। जैसे मेरा क्या था, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो मैं शाम में या सुबह बैडमिंटन खेलता था, और मैं इधर रहता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उधर बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती रहती है, मैं उनमें पार्टिसिपेट करता रहता था। और फिर दूसरा आता है कि मोटिवेटेड रहने वाली बात, तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप जो आपने रेगुलर बेसिस पे अपने जो एक टारगेट फिक्स किया है उसको छोटा, मतलब जो टारगेट ऐसा फिक्स करें कि जो आप अचीव कर सकते हो, तो वैसा टारगेट आप फिक्स करें, उसको अचीव करें, तो आप खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे, खुद ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। ओके, चलिए थैंक यू। और अब मैं इंटरव्यू पे आती हूँ। सो आपका इंटरव्यू वाला दिन कैसा था, मतलब कैसा आपको फील हो रहा था जब आप उठे? तो मुझे वो एक्सपीरियंस आपका जानना है इंटरव्यू वाले दिन का। जो मतलब ऐसा है कि अगर आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप नर्वस तो फील करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं नर्वस नहीं था तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उस दिन जब मॉर्निंग में मैं उठा तो थोड़ा नर्वस तो फील कर रहा था, बट वो एक रहता है कि लास्ट ईयर जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए होते हैं, सिविल सर्विसेज वाले जो टॉपर्स रहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखे थे मैंने, तो वो न्यूज़पेपर वाला सारा कि आज के न्यूज़पेपर से कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं वहाँ पे यूपीएससी सेंटर पहुँचा, तो उधर अंदर गए, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग था मेरे लिए। तो कहते हैं ना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो मेरा पहली बार मैं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए गया था, तो आप अंदर घुसते ही आपको ऑफिसर वाली फीलिंग आने लगती है, सिलेक्शन हो या ना हो आपको। तो फिर जब इंटरव्यू की बात आती है तो मेरा उस दिन सबसे लास्ट इंटरव्यू था। इट वाज अराउंड 4 PM। तो DK दीवान एडमिरल हैं सर, वो मेरे बोर्ड के चेयरमैन थे। तो आई एंटर्ड इन द इंटरव्यू रूम, तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। तो आप जितना बाहर डर रहे होते हैं कि कैसा होगा क्या होगा, बट जैसे ही आप उस रूम में घुसते हैं, जब आप उस एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो जो ऑरा रहता है, इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं आप, तो आप भूल जाते हैं कि वो जो डर था पहले, वो फियर था, वो सब निकल जाता है। मेरा इंटरव्यू मोस्टली मेरे डेफ पर चला था, मेरे बैकग्राउंड पर चला था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पर, तो उधर से ही सारे क्वेश्चंस थे। तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। सो इंटरव्यू जो पैनलिस्ट थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। मतलब आप ऐसा है कि आपको कोई चीज़ नहीं भी आ रही है, आप नहीं बता पा रहे हो कोई चीज़, हाँ बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि उधर जाके आप झूठ ना बोलें। जी। अगर आप कोई ब्लफ करेंगे तो वो आसानी से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर आप आउट ऑफ द गेम। बिल्कुल, तो ऑनेस्टी तो हमेशा ही बेस्ट पॉलिसी रहती है। तो ऑनेस्ट रहना है। आपको किसी क्वेश्चन में आपको मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली मना करें उनसे कि मतलब पोलाइटली मना करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप मना करके भी इजीली पॉजिटिव रेस्पॉन्स ले सकते हैं उन लोग से। तो आपको कुछ याद है आपसे क्या कुछ एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे? अगर कुछ भी याद हो तो हम ज़रूर उनको भी जानना चाहेंगे। जैसे मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो एक क्वेश्चन सर ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे आप बैठे हो और मेरा और आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो इस इंटरव्यू को अगर आपको ब्रॉडकास्ट करना हो
बॉम्बे तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करके करोगे। फिर एंशियंट टाइम्स में कौन कौन से जो कम्युनिकेशन के मीडियम्स थे वो यूज़ करते थे हम। फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है मेरे फादर का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर अभी बोल रहे हैं कि वो 2023 या 22 तक जो एग्रीकल्चर इनकम है वो डबल कर देंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं आप मुझे बताओ। और एक उस टाइम पे एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड महाराष्ट्र में कुछ इश्यू चल रहा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि अगर आप होते राज्यपाल की जगह तो आप क्या करते, एक ये क्वेश्चन था। और अकाउंटिंग से और ईपीएफओ से कुछ क्वेश्चंस थे। ईपीएफओ से मतलब जो ईपीएफओ में इंटरेस्ट रेट्स हैं उससे रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा था कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं ईपीएफओ में और आपका जो सीनियर है वो मतलब कुछ आपसे गलत काम करने के लिए बोलता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो फिर वो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। ओके। तो ये रही इंटरव्यू की बात। तो आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़। एक्चुअली अभी हमारा जो ट्रेनिंग है वो इंस्टीट्यूट में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रहा है, तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। हमारे डिपार्टमेंट में जो अधिकतर लोग आते हैं वो डाउन ट्रोडन सेक्शन या मतलब ऐसे लोग आते हैं कि जिन लोग को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम होती है, उनका हमारे पास पैसा जमा है तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन अभी एक ड्राइव चली थी 5 साल से, पुराने लोग जिनको ये भी नहीं पता है कि उनकी पेंशन 6, 7, 8, 9 साल से हमारे पास रुकी हुई है। तो मतलब सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं और आप करते हो आपको अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आप एक मीडियम बनते हो उन लोगों को जो उनकी चीज़ें हैं वो देने के लिए, तो इट्स गुड। ओके। सो आप आई एम श्योर आपने बता ही दिया, आई एम श्योर आप एंजॉय भी कर रहे होंगे अपने काम के बारे में। अगर आप थोड़ा सा ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्या कुछ एग्जैक्टली करते हैं और आप एंजॉय करते हो, क्या इसका फ्यूचर का क्या प्रोस्पेक्ट्स है क्या? बेसिकली आप देखेंगे जैसे आप हमारे यहाँ पर जैसे आधार नंबर हम लोग पूछते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आधार मैंडेटरी है। ऐसे ही आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो उधर सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। आप किसी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वो आपसे पूछते हैं आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है। तो सोशल सिक्योरिटी वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी गवर्नमेंट का। तो वैसा ही हमारे यहाँ पर भी जो सोशल सिक्योरिटी है, वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लोगों के लिए, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उन लोगों के लिए। तो हम लोगों का काम क्या रहता है, जो लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्टर या किसी और के थ्रू काम कर रहे हैं, तो उनका पीएफ या पेंशन या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो हमारे पास सॉल्व होती है। ओके। आप कोई भी मैसेज देना चाहेंगे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो भी आपको सुन रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा, जब मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ 4 महीने में, तो आप सब लोग कर सकते हैं। आप एक स्ट्रेटेजी, कोई भी एक रिसोर्स को फॉलो कीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं और आप उस पर रिलीजियसली उसको फॉलो करें, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को 4 महीने या 3 महीने में भी क्रैक कर सकते हैं। बट मोटिवेटेड रहिए और जो आप अपने टारगेट्स सेट करते हैं उन्हें विद इन द टाइम लिमिट अचीव करिए, देन यू पीपल कैन डू इट। चलिए, थैंक यू सो मच, दैट वाज इट। आई एम श्योर आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेरीज थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।